वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज फिर से लेके आया हूँ ओनली साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आर्मी या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या तो टेक्नीशियन या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपको ये क्लास। ठीक है, तो आप अगर इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो अमल कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे क्लास का जो पहला सवाल आपसे पूछा गया है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है कौन? वायु प्रदूषण का सबसे विश्वसनीय संकेतक कौन माना जाता है, ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, फर्न तथा साइकस ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी है हरे शैवाल तथा लीवरवर्ट होना चाहिए यहाँ पे, हरे शैवाल तथा लीवरवर्ट। ठीक है, लीवरवर्ट ध्यान में रखेंगे, हरे शैवाल तथा लीवरवर्ट। और पहला है फर्न तथा साइकस, और दूसरा है हरे शैवाल तथा लीवरवर्ट, और तीसरा है लाइकेन तथा मॉस, और चौथा है नीम तथा समुद्री जल। जल से बताएंगे वायु प्रदूषकों का सबसे विश्वसनीय संकेतक कौन माना जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा लाइकेन तथा मॉस, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जो संकेतक होता है वो लाइकेन तथा मॉस होता है। ठीक है, और जब ज़्यादा वायु प्रदूषित हो जाता है तो लाइकेन तथा मॉस के ऊपर सबसे पहले प्रभाव देखने को मिल जाता है। ये क्या हो जाते हैं, ये काफ़ी प्रदूषण से प्रभावित हो जाते हैं, या फिर वैसे इलाके में लाइकेन या फिर मॉस उगते ही नहीं है जहाँ का इलाका ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? जल्द से बताएंगे मुख्य वायु प्रदूषक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे कि हम कह सकते हैं सीओ, यहाँ पे सीओ कह सकते थे, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कि हम CO2 कहते हैं, और फिर नाइट्रोजन है जिसे कि N कहते हैं नाइट्रोजन, और गंधक ऑप्शन नंबर डी में है। जल्द से करेंगे मुख्य वायु प्रदूषक कौन है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, हाँ सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान में रखेंगे, जिसे कि CO कहा जाता है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं आपको एक बात बतला दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जित कहाँ से होता है, तो आप देखते होंगे कि जितने भी व्हीकल है, यानी कि वाहन है, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया, 10 पहिया, जो भी वाहन है, उन सब के धुएं से कौन सा ये प्रदूषण फैलता है, तो आप कहेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, निष्कासित होता है, निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला आपसे पूछ दे, सूत्र पूछ दे, तो CO कहेंगे, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब एक होता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु जब भी देखेंगे कहीं पे भी आप, तो आप कहेंगे कि वो क्या है, मोनो है। मोनो मतलब एक होता है, यानी कि CO1, वन मतलब मोनो। ठीक है, और डाई मतलब कार्बन के 2 अणु। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के 2 अणु। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फिर अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, हरित गृह प्रभाव कौन सी गैस है? हरित गृह गैस कौन सी है? जल्द से बताएंगे हरित गृह गैस कौन सी है। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हरित गृह गैसें यानी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं कौन सी गैसेस? जल्द से सीक्वेंस चुनिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा CFC, CO2 और CH4। CFC, CO2 और CH4 किस में है? CFC, CO2 और CH4, और क्या है ऑप्शन नंबर ये फिर डी में क्या है, NO2। ठीक है, ध्यान में रखेंगे CFC, CO2 और CH4। ये जो CFC है इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, और यह जो CFC होता है यह कहाँ से उत्सर्जित होता है, तो आप जितने भी रेफ्रिजरेटर देखते हैं, रेफ्रिजरेटर को ही फ्रिज कहा जाता है। उसके बाद आप जितने भी AC देखते हैं उसी से क्या होता है, CFC
उत्सर्जित होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपसे पूछा जा सकता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्लोरोकार्बन होता है, ध्यान में रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और मीथेन, CH4 को हम मीथेन कहते हैं, और NO2। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, यही चारों क्या है, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? जल्द से बताएंगे, सर्वाधिक योगदान हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस करती है? कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? इसका आंसर आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान में रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और फ्रेंड्स इसको इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास साइंस स्पेशल है, साइंस स्पेशल क्लास है, और ये आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सवाल। वैसे सवाल इसमें बताए गए हैं जो कि आपका चाहे SSC हो, GD हो, रेलवे हो, सिपाही ग्रेड का कोई पोस्ट हो, या फिर दारोगा का ही हो, उसमें से आपके इस वीडियो को केवल इस वीडियो को कर लेने से 1 अंक मिलने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को जितनी बार हो सके आप लोग देखेंगे, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारे क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख क्षेत्र है। ये नजरों नहीं होगा, नगरों होगा, ठीक है, यहाँ पे नगरों, ठीक है, ग होगा, ये नगरों, ध्यान में रखेंगे। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ, स्वचालित वाहन, या उद्योग, या फिर कीटनाशक? जल्द से बताएंगे। मेट्रोपॉलिटन नगरों यानी शहरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा स्वचालित वाहन। ध्यान में रखेंगे, स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमेटेड व्हीकल, ठीक है। ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो स्वचालित वाहन है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? जल्द से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन का संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन? जल्द से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी में क्या है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र। ऑक्सीजन को O कहते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, और मेथेन गैस CH4 होता है, ठीक है, CH4। इन सारे फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपसे यह पूछ दे कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो वहां से आपके लिए यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है, उसमें जरूर पूछा जाएगा। इन चारों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे CH4 होता है। और मीथेन का उत्सर्जन कहाँ होता है? तो गोबर गैस से होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर ये है ऑक्सीजन, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है, यानी कि न्यूरल डिजीज किस वायु प्रदूषण के कारण होता है मनुष्य में? जल्द से बताएंगे, न्यूरल डिजीज। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है शीशा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेड जिसे कहते हैं, लेड, PB इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, PB। आपसे पूछा जा सकता है कि शीशा का सूत्र क्या होता है, केमिकल सूत्र क्या होता है, तो PB कहेंगे, जिसे कि पलम्बम कहते हैं, ठीक है। PB का मतलब होता है पलम्बम, और यह शीशा। यहाँ पे सवाल पूछा गया था, किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है, तो PB से यानी कि पलम्बम से। और यह शीशा कहाँ से
आप देखते होंगे कि जितने भी वाहन हैं, ठीक है, वो डीजल चलित हों, और सबसे ज़्यादा जो ये शीशा हमारे वातावरण में है वह किस चीज़ की वजह से है? डीजल। जितने भी डीजल वाहन हैं उन सभी वाहनों से क्या उत्सर्जित होता है? शीशा उत्सर्जित होता है धुएं के माध्यम से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यह किस चीज़ को प्रभावित करता है? मनुष्य की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, न्यूरॉन को प्रभावित करता है, ठीक है। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? जल्दी से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कैडमियम। कैडमियम, ध्यान में रखेंगे, कैडमियम क्या करता है? रक्तदाब को बढ़ा देता है और हृदय रोग संबंधी डिजीज पैदा करता है। कौन? कैडमियम। ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मीना माता रोग होता है किस चीज की वजह से? जल्दी से बताएंगे, मीना माता रोग किस चीज की वजह से होता है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जल में मरकरी के प्रदूषण से। मरकरी के प्रदूषण से, जल में मरकरी के प्रदूषण से क्या होता है? मरकरी का सूत्र। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जा सकता है कि मरकरी का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे मरकरी का सूत्र होता है Hg। ध्यान में रखेंगे, तो यह मरकरी, जल में मरकरी की उपस्थिति या प्रदूषण के कारण क्या होता है? मीना माता रोग होता है। फ्रेंड्स मीना माता रोग की बात अगर हम करें तो मीना माता रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित हो सकता है नहीं, होता है, ठीक है, क्योंकि मीना माता रोग से हमारे पूरे शरीर पे क्या होता है? लाल लाल दाने आ जाते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से एक चेचक रोग भी होता है और उस रोग में भी यही पूरा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और संपूर्ण शरीर पे लाल लाल दाने आ जाते हैं। बस फर्क यही होता है कि इन दोनों के प्रभावित होने का, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मीना माता रोग के प्रभावित होने का कारण कौन है? तो जल में मरकरी की उपस्थिति, और चेचक रोग जो होता है, चेचक रोग उसको प्रभावित करने वाला कोई अन्य कारक होता है, लेकिन लक्षण वही होते हैं, प्रभावित संपूर्ण शरीर ही होता है। ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है जल प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? जल्दी से बताएंगे, जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी मापन किया जाता है? ओके, तो यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ध्यान में रखेंगे, बायोकेमिकल, दो ऑप्शन एक से ही है, चलिए कोई बात नहीं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे इस चीज की ही जांच की जाती है कि जल प्रदूषित है या नहीं है, इसके लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जांच की जाती है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। डीडीटी होता है, क्या होता है डीडीटी? जल्द से बताएंगे। एक प्रतिजैविक या जैव अपघटनी प्रदूषक या जैव अपघटनी प्रदूषक, इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि अजीव अपघटनी प्रदूषक होता है डीडीटी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। आपको बताना है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं, कैसी होती हैं? किरणों से प्रभावित होती हैं। सॉरी, यहाँ पे सूर्य से आने वाली एक मिनट, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से होता है, क्या होता है, कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है, जल्द से बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा त्वचा कैंसर होता है। सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं उससे त्वचा कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं हमारे सवाल के क्लास के अगले सवाल पे। नदियों में जल दो बार हो गया है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। जल्द से बताएंगे किस चीज की माप की जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किस चीज की उपस्थिति? यही कि उस नदी में जो जल है उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस
वायु को प्रदूषित नहीं करती? जल्द से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा NO2। NO2 ध्यान में रखेंगे, NO2 हमारा राइट आंसर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। NO2 नाइट्रस ऑक्साइड यह क्या करता है, वायु को प्रदूषित नहीं करने वाला एक ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ? जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नागपुर में, ठीक है। नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, क्या कहलाता है? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जल्दी से बताएंगे। ओके, तो परजैविक कहलाता है, परजैविक ध्यान में रखेंगे, परजैविक यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? जल्दी से बताएंगे, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान में रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस ध्यान में रखेंगे वैश्विक उष्णता के लिए, यानी कि वैश्विक उष्णता के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। उष्णता मतलब क्या होता है? गर्मी, वातावरण में नमी के लिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, वातावरण में नमी बनाए रखने का काम कौन करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ध्यान में रखेंगे, अगर पृथ्वी पर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खत्म हो जाएगा तो हमारे वातावरण में जो नमी है, जो गर्मी है, वह क्या हो जाएगा? कम जाएगा। ध्यान में रखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी भी है हमारे लिए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है क्या? जल्द से बताएंगे, ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट किरण। अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित करती है, जो कि सूर्य से आता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन जिसे कहा जाता है, पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। जल्द से बताएंगे किसकी प्रदूषण से होता है? एसिड वर्षा पर्यावरण में किसकी वजह से होता है? जल्द से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान में रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और क्या? NO2, हाँ NO2 होगा, ठीक है। N2O नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ध्यान में रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे देखते हैं अगला सवाल। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्द से बताएंगे, मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? या फिर यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डर्मेटोलॉजी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहलाता है। या फिर यहाँ पे यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता था कि मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्द से बताएंगे, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों यानी कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओके, तो अगला इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ध्यान में रखेंगे, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों या अस्थियों का अध्ययन कहलाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है इम्यूनोलॉजी। ध्यान में रखेंगे, इम्यूनोलॉजी हमारा राइट आंसर होगा, इम्यूनोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का काम कौन करता है? इम्यून सिस्टम, इसीलिए इम्यूनोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। पैलिंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जल्द से बताएंगे, और ये हमारे क्लास का अंतिम सवाल है। जल्द से बताएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इस तरह से हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कीड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्द से बताएंगे, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है?
ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा एंटोमोलॉजी, कीट का अध्ययन या कीड़ों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्द से बताएंगे, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ओंटोलॉजी, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, तितलियों का अध्ययन पूछा है ना, तो तितलियों का अध्ययन लेपिडियोलॉजी कहलाता है। लेपिडोटेरियोलॉजी यानी कि यहाँ पे लेपिडोटेरियोलॉजी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखेंगे, तितलियों का जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है लेपिडोटेरियोलॉजी। चलते हैं हमारे फ्रेंड्स, मैं माफी चाहता हूँ, आगे कोई सवाल नहीं है, तो इस तरह से हमारे क्लास में बने रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।